Good morning. Today is 4th of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है 1960 में हुई थी। उसके बाद में एक परमानेंट कमीशन की भी नियुक्ति वहां पर की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा में, जो कि रेगुलरली मॉनिटर करेगा वाटर डिस्प्यूट्स जो भी होंगे इंडस वाटर सिस्टम से रिलेटेड। अभी रेगुलर इनकी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन यूरी अटैक के बाद में काफी सारे ऐसे सिग्नल्स देखने को मिले थे हमारी तरफ से कि अगर पाकिस्तान ने टेररिज्म को प्रमोट करना जारी रखा तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करेंगे। अब फिर से हमने पाकिस्तान के इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया है, तो उससे रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। फिर आएंगे हम नीचे की तरफ में। सेशंस जो कि यूएसए के एक अटॉर्नी जनरल है, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रशियन एम्बेसडर के साथ में बातचीत करी, उनके साथ में नेगोशिएशंस करी इवन ऑफिस ज्वाइन करने से पहले। तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस रहा यूएस इलेक्शंस में। गौरतलब यह है भी कि इससे पहले भी जो माइकल फ्लिन है उन्होंने भी रशियन एम्बेसडर के साथ में बातचीत की थी और इस सिलसिले में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब ये दूसरे शख्स का नाम सामने आया है। तो नोट्स के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 पॉइंट इसमें से हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है ये रामजस कॉलेज का ही पार्ट है, किस प्रकार से फिलहाल की जो रूलिंग पार्टी है किस प्रकार का उनका स्टैंड है। हैप्पी मून जैकब का ये आर्टिकल है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति से रिलेटेड ये आर्टिकल है, मत पढ़ना इसे। फिर आएंगे हम नीचे के आर्टिकल की तरफ से। इंडिया और चाइना का रिलेटेड ये आर्टिकल है, किस प्रकार से इंडिया और चाइना कोऑपरेट कर सकते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड मुद्दे पर। और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर हैं वो अभी चाइना की विजिट पर गए थे और दोनों देशों में अफगानिस्तान को लेकर बातचीत हुई, क्या क्या निकल कर आ रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आज सैटरडे है, आपको पता है सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है। तो आज भी एक सुल्तानपुर यानी यूपी के सुल्तानपुर के गांव से इलेक्शंस अभी आपको पता है चल रहे हैं यूपी में, तो उससे रिलेटेड कास्ट का क्या रोल है वो सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्चुअल डेटा, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। इसके अलावा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में। देखिए बंटवारा हुआ तो सही, लेकिन इतना आसान वो बंटवारा नहीं था। नदियों का बंटवारा करना काफ़ी मुश्किल था और इंडिया के पास में एक एज था। हालांकि इंडिया ने उस एज को कभी इस्तेमाल नहीं किया, उस एडवांटेज को कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इंडस वाटर सिस्टम पर नज़र डालेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा, जो ये इंडिया है, इंडिया को लोकेशनल एडवांटेज हैं। जो ये सारी नदियां हैं वो इंडिया से होकर जाती हैं पाकिस्तान के अंदर में। तो जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग हुए 1947 में, पाकिस्तान इंडिया के पास में एडवांटेज था और पाकिस्तान को हमेशा ये डर सताता था कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है ये इंडस वाटर सिस्टम की पानियों के नदियों का बहाव रोक देगा और हमारे जो किसान हैं पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि वो पानी से वंचित हो जाएंगे और एक तरह से पानी बिल्कुल कम हो जाएगा पाकिस्तान में और उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी टेंशन्स का माहौल था 1947 के बाद में। आखिरकार काफ़ी मान मनोवल के बाद में भारत और पाकिस्तान ने 1960 में काफ़ी नेगोशिएशन के बाद में एक ट्रीटी साइन करी, इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने ये ट्रीटी साइन करी 1960 में। तो आखिरकार हुआ क्या इस ट्रीटी में? इस ट्रीटी में ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है। वाटर शेयरिंग ट्रीटी तो वो होती है जब ऐसे होता है कि इस नदी का आधा पानी आप ले लीजिए, आधा पानी हम ले लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें तो हमने नदियों को ही डिवाइड कर लिया। 3 नदियां पाकिस्तान की, 3 नदियां भारत की। ये देखिए ऊपर की जो 3 नदियां हैं इंडस, झेलम और चिनाब, और नीचे की जो 3 नदियां हैं सतलुज, रावी, ब्यास। जो ऊपर की नदियां हैं ये इंडस, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में आई, और नीचे की 3 नदियां हैं सतलुज, रावी और ब्यास, ये भारत के हिस्से में आई। अब हुआ क्या इस ट्रीटी में? ये तीनों नदियों पर जो पानी का हक है वो सारा पाकिस्तान पे है। हालांकि देखिए थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत माइनर यूजेस के लिए इंडिया यूज कर सकता था, लेकिन अगर बांध बनाना है, अगर किसी तरह से ऐसी चीज़ अगर इंडिया करता है जिससे पाकिस्तान को आपत्ति है, पाकिस्तान को दिक्कत है, तो फिर एक प्रकार से डिस्प्यूट होगा और प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ में उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा। यानी दूसरा जो देश है वो इस पर आपत्ति जता सकता है। और इस ट्रीटी के अंतर्गत 2-3 चीज़ें और भी हुई। वो क्या हुई यहाँ पे देखिए, ये हमने डिस्कस किया अभी 3 नदियों का कैसे बंटवारा हुआ। उसके बाद में 10 साल तक पाकिस्तान को एक प्रकार से 10 साल मिले पाकिस्तान को कि 10 साल आप पानी का यूज कर सकते हो जो नीचे की 3 नदियां हैं यानी सतलुज, रावी, व्यास। और इवन पाकिस्तान को पैसे भी मिले, कंपनसेशन भी मिली, वर्ल्ड बैंक ने उनको पैसे दिया, इवन इंडिया ने भी पाकिस्तान को पैसा दिया उन डैम्स बनाने के लिए और जो कैनल नेटवर्क है वहाँ पे खड़ा करने के लिए। और बाद में देखिए बागलीहार डैम जो है इसको लेकर डिस्प्यूट पैदा हुआ, और झेलम नदी पे है ना बागलीहार डैम, तो पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। फिर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वहाँ पे उन्होंने ये फैसला दिया कि देखिए ये इंडिया इस पे डैम बना सकता है। तो इस तरह की बातें हुई।
तो अब देखिए, थोड़ा सा आप प्रीलिम के लिए अगर देखो तो ये देख लेना कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इंडस इंडस निकलती है चाइना से, ग्लेशियर ऑफ कैलाश से निकलती है। झेलम हमारे इंडिया से निकलती है वेरीनाग लेक से। चिनाब निकलती है बारालाचा पास से। रावी निकलती है नियर रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास निकलती है रोहतांग पास से, ये भी यानी दोनों नदियाँ रोहतांग पास से निकलती है। सतलुज भी चाइना से आती है, सिपकिला पास से होकर आती है सतलुज जो नदी है। तो ये जो लोकेशंस हैं प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जब भी आपको मौका मिले इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरीनाग। अब ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो ये झेलम नदी है ना, ये भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है, देखो बॉर्डर बना रही है ना। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन था अभी भूल गया अभी तो मैं, ठीक है अभी याद आता है तो बताता हूँ। अगर अब देखिए एक जो इसके बारे में बात है ना, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, यूं कहते हैं कि भारत ने बहुत ज्यादा उदारता दिखाई इस इंडस वाटर ट्रीटी में। उदारता कैसे दिखाई, देखिए हमारे पास में कितना एडवांटेज था। ये दुनिया में अपने आप में पहली अद्भुत ट्रीटी है कि अपर रिपेरियन स्टेट, यानी हम इसमें अपर रिपेरियन स्टेट हैं, हमने इतना ज़्यादा पानी दिया हो लोअर रिपेरियन स्टेट को, यानी सिर्फ हमने 3 नदियों का डिवाइड किया तो 20% पानी हमने अपने पास में रखा और 80% पानी था वो पाकिस्तान को दिया गया। तो काफ़ी एक प्रकार से मतलब कुछ लोग इसे नेहरू की गलती भी कहते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि इंडिया ने यह ट्रीटी अच्छे से साइन नहीं करी। अब उसी का एक नतीजा है कि देखिए अब बांग्लादेश के साथ में हम ट्रीटी साइन करते हैं ना, हमारे मन में कहीं ना कहीं इस गलती का एहसास होता है कि हमने पहले गलती करी थी पाकिस्तान के साथ में जब हमने ट्रीटी साइन करी थी, इसलिए हमें बांग्लादेश के साथ में भी ट्रीटी है वो सोच समझ के साइन करनी चाहिए। तो तीस्ता को लेकर जो है, हालांकि वो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से लिंकेज देखने को मिलती है जो हमने पहले डिसीजन लिए थे उससे रिलेटेड। अब और इस रिलेटेड एक बात ये आती है कि देखिए अब यूरी अटैक हुआ, कंटेक्स्ट जानते हैं, काफ़ी साल से 3 बार हुए। 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, इवन कारगिल में भी युद्ध हुआ। फिर भी इंडस को लेके हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमने उनका पानी रोका हो या फिर किसी तरह का हमने एग्रेसिव रुख अख्तियार किया हो। लेकिन अब यूरी अटैक हुआ था जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे यूरी अटैक के बाद में। तो उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि जो पानी और खून है वो एक साथ नहीं बह सकते, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, सो पाकिस्तान शुड अवॉइड प्रमोटिंग द टेररिज्म इनटू इंडिया, पाकिस्तान विल हैव टू टेक द एक्शंस, अदरवाइज वी वुड स्टॉप, वी वुड टेक एक्शन, वी वुड रिव्यू द इंडस वाटर ट्रीटी, दिस वाज सेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने बाद में पंजाब की एक रैली में भी कहा कि एक बूंद भी पानी अगर हमारे पास में यहाँ पे यूज हो सकता है तो वो हम पाकिस्तान के अंदर में नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार से एक एग्रेसिव रुख अख्तियार किया इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। अब और कोई बातें देखें, उस टाइम पे हमने ये भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि अगर ये आपसे पेपर में आ जाए, क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करके क्या हमें वो जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के अंदर में क्या उसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स मेनली डिस्कस किए थे। इसमें हमने डिस्कस किए थे वो पॉइंट्स कि देखिए पानी को अगर रोकेंगे हम, मान लीजिए ये मैप में देखिए, ये मैप है, ये पानी को रोक लेंगे, मान लीजिए इंडस नदी है, तो उसको रोकने के लिए हमें बड़े बड़े फ्लड गेट्स बनाने पड़ेंगे। अगर वो अच्छे से नहीं बने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे देगा कौन? अब कोई बाहर की कंपनी तो पैसा यहाँ पे लगाएगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इतना फ्रेजाइल रीजन है और इतना टेररिज्म यहाँ पे है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ जाएगी। अगर वो फ्लड गेट्स अच्छे नहीं पड़ेंगे तो खतरा हमारे यहाँ पे भी है, फ्लड आ जाएगी, हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। और अब सबसे बड़ी तो ये बात है ना, सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान के पानी को हम रोक देते हैं, कल को हमारा पानी भी तो चाइना से आ रहा है ना, ये सारी नदियां आ तो चाइना से रही हैं, ब्रह्मपुत्र भी चाइना से आ रही हैं, तो कल को चाइना भी इस बात पे हमारा पानी रोक देगा। इवन अगर पाकिस्तान के साथ में हम ऐसा करते हैं तो हमारे रिलेशंस नेपाल के साथ में भी बिगड़ेंगे, बांग्लादेश के साथ में भी बिगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नेपाल में जो नदियां जा रही हैं, नेपाल से भी नदियां हमारे यहाँ पे आ रही है, बांग्लादेश में जो नदी जा रही है, गंगा नदी हमारे इंडिया से जा रही है, ब्रह्मपुत्र भी हमारे इंडिया से होकर बांग्लादेश में जा रही है। तो उनमें भी एक भय पैदा हो जाएगा कि इंडिया एक बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है और कल को लड़ाई हुई तो नदी का पानी रोक सकता है। तो इससे हमारी जो इमेज है वो खराब होगी, हमारे रिलेशंस हैं पड़ोसी मुल्कों के साथ में वो खराब होंगे। तो यह कुल मिला के उस टाइम पर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात कही थी तो कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बात का क्रिटिसिज्म कहा था और कहा था कि नहीं, हमें पानी के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ है, अब ये देखते हैं। अब देखिए ये हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के उस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने इनवाइट किया था भारत को कि जो परमानेंट कमीशंस होता है उसकी रेगुलर जो बातचीत होती है, यहाँ पे देखिए रेगुलर बातचीत कैसे होती है। देखिए जब ये ट्रीटी हुई थी तो परमानेंट इंडस कमीशन का भी गठन किया गया था और कहा गया था कि ये रेगुलर मिलेंगे, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मिल के
जो डेटा है वो शेयर करके उस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो मिलकर नहीं सुलझा सकते हैं तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति होगी, वो जाके इस पानी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होगा तो उसको सुलझाएगा। तो अब इंडिया ने वही स्वीकार कर लिया है। हालांकि देखिए काफ़ी सिग्नल्स के बाद में अब वो जाएंगे, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वाटर एक्सपर्ट है वहाँ पे, और इंडस जो रेगुलर बातचीत होती है उसमें सहयोग करेंगे। तो एक अच्छा डिसीजन था, हिंदू इसको बता रहा था, हिंदू कहता है कि एक अच्छा डिसीजन है इंडिया के द्वारा में और नेक्स्ट राउंड्स की बातचीत को करना। और इंडिया की तरफ से देखिए हमने एक मॉडल, अच्छा मॉडल पेश किया है। कितना भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमने इस जो ट्रीटी की जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया है। काफ़ी ख़राब सिचुएशन भी आई, जैसे प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि एक बूंद भी नहीं देंगे, इवन सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए। उसके बाद में सार्क समिट से भी भारत ने अपनी भागीदारी वापस ले ली और सार्क समिट कैंसिल हो गया। तो ये दिन भी देखने को मिले थे। फिर भी अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है एक अच्छा सिग्नल है, वो अभी भी बरकरार है, जिस प्रकार से इंडिया ने पाकिस्तान के इन्वाइट को स्वीकार किया है। तो ये कहते हैं कि देखिए एक अच्छा वाइजली डिसीजन है जो कि इंडिया द्वारा लिया गया है। रिटोरिक जो है वो अपनी अलग जगह से है, लेकिन इस प्रकार से अगर ऐसा इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करता तो हमारी इंटरनेशनल प्रेस्टीज थी वो खतरे में हो जाती और भारत की इमेज को भी धक्का पहुंचता। और उसके बाद में ये आता है कि देखिए इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे मूव्स हैं जिससे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद में जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा टेंशंस में आ गए थे, अब वो रिलेशंस धीरे धीरे, यूं तो नहीं कह सकते कि ठीक होने लगे हैं, लेकिन एक जो अप्रोच है वो स्मूदन आउट होने लगी है, सॉफ्ट अप्रोच अब होने लगी है। अब कई सारे ऐसे डिसीजन हैं। बीच में आपने देखा होगा कि काफ़ी फायरिंग होती थी बॉर्डर पे काफ़ी टेंशंस थी। हालांकि आतंकवादी हमले तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पे टेंशन है वो काफ़ी कम हुई है। दूसरा जो न्यूक्लियर लिस्ट का रेगुलर एक्सचेंज होता था वो भी हमने किया। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ ने प्रिजनर्स को भी छोड़ा, मछुआरों को छोड़ा। इंडिया ने, एक अच्छा मूव था इंडिया के द्वारा। और उसके बाद में देखिए एक कंसेंसस में इंडिया ने इस पर आपत्ति नहीं जताई कि पाकिस्तान के नॉमिनी को सार्क सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था इस वीक, और इंडिया ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, सर्वसम्मति से इस पर डिसीजन लिया गया था। तो ये चार चीज़ें हम कह सकते हैं, 4-5 चीज़ें हम कह सकते हैं कि जिससे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत टेंशंस थी वो टेंशंस उतनी नहीं रही। यूं नहीं कह सकते कि रिलेशंस पटरी पर आ गए हैं, पटरी पर तो बिल्कुल भी नहीं आए, और जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करेगा रिलेशंस पटरी पर नहीं आएंगे। तो आगे क्या आते हैं, वे फॉरवर्ड में यही कहते हैं कि देखिए सेम बात, इट इज़ प्री मेच्योर, यह तो बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम ऐसे कहें कि रिलेशंस अब अच्छे होने स्टार्ट हो गए हैं। और कहीं ना कहीं यही बात शो करता है कि जो स्टेक्स है काफ़ी हाई हैं। जो पाकिस्तान है हमेशा इंडिया के लिए पहेली बना रहेगा। जैसा वाजपेयी जी ने कहा था कि हम हमारे दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम हमारे पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। और ये द हिंदू वाले कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो पानी के मुद्दे से ऊपर उठ के होनी चाहिए, यानी पानी के मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो देखिए नोट्स के लिए नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए है। देखिए हमने पढ़ा था कि माइकल फ्लिन, ये है माइकल फ्लिन, इन्होंने रशिया के साथ में बातचीत की थी, रशिया के एम्बेसडर के साथ बातचीत की थी ट्रंप के चुने जाने से पहले। तो यह गलत था क्योंकि यूएस का एक एक्ट है, जब तक कि आपके पास में कोई पब्लिक पोस्ट नहीं है, आप किसी दूसरे देश के साथ में फॉरेन पॉलिसी को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। तो 24 दिनों के अंदर अंदर में माइकल फ्लिन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, इनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब उसके बाद में सेकंड रूप से, यानी दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सेशन, इन पर भी सेम तरह के आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने रशियन एम्बेसडर के साथ में बातचीत करी सितंबर के महीने में। और इन्होंने अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे उठ के आते हैं कि जो इन्होंने बातचीत करी, क्या बातचीत करी उन्होंने, क्या मतलब किस तरह की बातचीत हुई, क्या इससे यूएस के जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो इन्फ्लुएंस हुए, और यह भी क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि देखिए इन्हीं पर आरोप, ये इन्हीं पर जिम्मेदारी थी कि इनको डिसाइड करनी थी चीज़ें। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हेड थे, अटॉर्नी जनरल वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हेड थे, जो कि यह इंक्वायरी भी कर रहा था कि किस प्रकार से रशिया ने इन्फ्लुएंस किया यूएस इलेक्शंस को। तो दूसरा क्वेश्चन यह उठता है कि इन पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक प्रकार से अब एलिगेशंस लग रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन यह उठता है यहाँ पर यूएस के इस पूरे स्कैंडल में कि इन्होंने जब शपथ ली थी, इनका कंफर्मेशन हुआ था, तो इन्होंने रशिया से रिलेटेड मुद्दे पर एक प्रकार से इवेड कर दिया था, मतलब डायरेक्ट रिप्लाई करने से इनकार कर दिया था। तो अब जिस प्रकार की खुलासे हुए हैं कि इन्होंने रशिया के साथ में बातचीत की थी खुद ही, तो एक प्रकार से क्या इन्होंने अपने कंफर्मेशन यानी शपथ में झूठ बोला। तो 3 तरह के मुद्दे हैं। तो यही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि यह आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रह के यह आरोप लगते हैं ट्रंप पे कि रशिया के पास में ना कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसे सबूत हैं ट्रंप के खिलाफ में, जिससे वो ट्रंप को एक प्रकार से पपेट यानी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसी तरह के बार बार यानी आरोप लगता है कि रशिया ने इन्फ्लुएंस किया यूएस के इलेक्शंस को। और देखिए अब एक वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नॉलेज की अगर आप मैं आपको बात बताऊं तो देखिए ये सब बातें अभी पता क्यों निकल के आ रही हैं सामने। जो यूएस है ना, हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आपको याद होगा, यूएस अब एक डीप स्टेट बन गया है। डीप स्टेट का क्या मतलब होता है? डीप स्टेट का यह मतलब होता है कि जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जब आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वही आपके खिलाफ हैं। अब ट्रंप ने सत्ता तो संभाल ली, लेकिन जो वहाँ की एफबीआई है, सीआईए है, वो अभी भी ट्रंप से खुश नहीं है, वो ट्रंप के कहने पे बातचीत नहीं कर रहे। तो ये क्या करते हैं एफबीआई और सीआईए वाले, इनको तो सब पता होता है कि कौन किससे बातचीत करता है, इनके पास में जो फ़ोन टेप करने का भी अधिकार होता है काफ़ी लेवल के बाद में इनको। तो अब इन्होंने जो जो बातचीत की थी पहले, इनके पास में तो सारे सबूत हैं। अब ये एफबीआई और सीआईए वाले ना ट्रंप के खिलाफ में जो सबूत होते हैं कि कुछ गलत काम इन्होंने किए हैं, मतलब काइंड ऑफ काम, तो देखिए अब पॉलिटिक्स में ये होता है, वो बाद में जब आ जाए वो गलत हो जाता है। कहने का मतलब वही होता है ना, लोग जो कहते हैं मैं यूं नहीं कर रहा, ये काम सही है, नहीं मैं नहीं कर रही है मान लो, लेकिन जो बात है यूं नहीं कहते पॉलिटिक्स में चोरी तो सभी करते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाए वो चोर है, वो वाली बात है। अब देखिए बात यह है कि ये एफबीआई और सीआईए वाले ना अखबारों को दे देते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट को दे दिए सबूत, न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिए, तो वो बाद में एक पूरी सीरीज चलाते हैं और पूरा सारी मीडिया पीछे लग के फिर इनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ की मीडिया, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, वो चाहते ही नहीं कि ट्रंप अच्छे से काम कर पाए। अब अगला जो आर्टिकल है वो है यूएस और रशिया का है। यूएस और रशिया का यही सेम आर्टिकल हमने डिस्कस कर ही लिया, और कुछ नहीं है इसमें। तो नोट्स मत बनाना, इसके नोट्स काम के नहीं है, मतलब एक सिर्फ समझने के लिए था। ये आर्टिकल है, इसके नोट्स जरूरी है। और क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, ये हमारा और चाइना के बीच का है। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि देखिए डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, काफी तरह के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। कैसे अप्स एंड डाउन्स? आपको याद होगा मसूद अजहर एक आतंकवादी पाकिस्तान के, जिसको हम ब्लैक लिस्ट करवाना चाहते थे, चाइना ने बार बार ब्लॉकेड किया। एनएसजी में चाइना ने हमारी जो एंट्री है वो रोकी, और इवन चाइना के जर्नलिस्ट को हमने एक्सपेल कर दिया हमारे यहाँ से। हमने एक अग्नि 5 जो है मिसाइल का परीक्षण किया, जिससे चाइना ने एक प्रकार से सैंक्शंस यूएन में इस बात को उठाने की बात कही और कहा कि इंडिया यूएन के सैंक्शंस का उल्लंघन कर रहा है, कि जो कि 1998 में हमारे द्वारा लगाए गए थे, हमारे पे लगाए गए थे। तो उसके बाद में देखिए जो रिलेशंस हैं काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद में भी, लेकिन इतनी टेंशन्स नहीं आई, फिर भी हम अच्छे से बिजनेस करते हैं इंडिया और चाइना। अब एक अच्छा मौका है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर दोनों देश एक साथ बातचीत स्टार्ट करें और रिलेशंस को फिर से एक प्रकार से जो पहले डिफरेंसेस थे उसको बुला के रिलेशंस को आगे लेके जाएं, स्ट्रेंथन आउट करें। देखिए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर चाइना की यात्रा पर गए और काफ़ी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। जब वो चाइना की यात्रा पर गए थे 5 सब ग्रुप्स को लेकर बातचीत हुई, और उनमें से एक सब ग्रुप था अफगानिस्तान के मुद्दे पर इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत हुई और कहा कि इसके मुद्दे पर दोनों देश हैं वो कोऑपरेट कर सकते हैं। चाइना ने भारत की तारीफ भी करी और कहा कि देखिए अफगानिस्तान में इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी डेवलपमेंट की है इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर में, और दोनों देश जो हैं वो इस डेवलपमेंट वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर में। अब बात यह उठती है कि देखिए चाइना को एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो अब इंडिया के साथ बातचीत करने को तैयार है अफगानिस्तान के मुद्दे पर, और जबकि चाइना पहले कभी मानता ही नहीं था कि इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के अंदर में। और आरोप यह भी लगते थे कि इंडिया और चाइना की राइवलरी है, कंपटीशन है बिजनेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर अफगानिस्तान के अंदर में। तो आखिरकार क्यों चाइना अब इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहता है अफगानिस्तान के मुद्दे पर? तो बात यह है कि देखिए जो चाइना है वहां पे भी आतंकवाद है। कौन से रीजन में? जिंगजियांग रीजन में। यहाँ पे देखिए ये है जिंगजियांग रीजन है, यहाँ पे उइगर एक वहाँ पे एथनिक ग्रुप है, मुस्लिम्स हैं, इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं ये, और काफ़ी ऑटोनमी अभी इनके पास में है, लेकिन अलग से देश ये मांग करते हैं। यहाँ पे देखिए ईस्ट तुर्किस्तान टर्किक एथनिक ग्रुप है, उइगर यहाँ पे रहते हैं। और यह देखिए इन पे काफ़ी अत्याचार का आरोप लगता है चाइना पर कि चाइना इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, और आतंकवाद इसलिए यहाँ पर फैल रहा है। काफ़ी घटनाएं हुई, जैसे चाकू मारने की घटनाएं काफ़ी होती हैं यहाँ पे, बम वगैरह फटने की घटनाएं तो काफ़ी कम होती हैं, लेकिन दूसरी तरह के जो टेरर प्रैक्टिसेस हैं, टेरर अटैक्स वो होते हैं इस रीजन में। कहने का मतलब है चाइना का ये रीजन है वो भी एक प्रकार से इनस्टेबल है, आतंकवाद से ग्रस्त है और अलग से देश की मांग कर रहा है। और अब अफगानिस्तान को लेकर चाइना हमारे से बातचीत करने को तैयार है। पता है क्यों? क्योंकि अब देखिए यूएस जो है ना, यूएस जा रहा है अफगानिस्तान से, क्योंकि अब जो उनकी फोर्सेस है वो काफ़ी कम है, 10,000 के आसपास है, वो सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है अफगानिस्तान की नेशनल्स को, वहाँ के सोल्जर्स को। तो यूएस अफगानिस्तान से जा रहा है, तो उम्मीद यह है कि, उम्मीद तो नहीं कह सकते, संभावना यह है कि देखिए
अफगानिस्तान में काफ़ी इंस्टेबिलिटी आने वाली है यूएस के जाने के बाद में। अब सोच के देखिए, अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है, अफगानिस्तान में आईएसआईएस आता है या फिर आतंकवाद बढ़ता है, तो कल को चाइना को कैसे दिक्कत होगी? क्योंकि अफगानिस्तान का भी बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर तो नहीं कह सकते लेकिन साफ टच करता है, मतलब थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड नेबरहुड कह लीजिए, तो चाइना के साथ में। तो अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो चाइना में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जो इनका जिनजियांग रीजन है वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए चाइना का इंटरेस्ट यह है कि अफगानिस्तान में एक तरह से स्टेबिलिटी रहे, और इसीलिए वो इंडिया से अभी बातचीत करने को तैयार है। यह है मेन कारण कि अब वो चाइना जो इंडिया से कभी बातचीत नहीं करता था अफगानिस्तान के मुद्दे पर, वो क्यों बातचीत के लिए तैयार हो गया है। और दूसरा जो एकदम से ये जो कम्युनिटी है जिसकी बात मैं कर रहा था, उइगर जो कम्युनिटी है, ये जिनजियांग रीजन में रहती है और जहाँ पे आतंकवाद है चाइना के अंदर में। और टर्किक एथनिक ग्रुप ये है, अलग से ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ईस्ट तुर्किस्तान, ठीक है। तो अब हाँ ये देखिए, अब जो बिल्कुल एकदम से पुश किस बात से मिला कि एकदम से चाइना तैयार हो गया, आईएसआईएस की एक वीडियो सामने आई इस्लामिक स्टेट की। अब इस्लामिक स्टेट में क्योंकि देखिए यूइगर जो हैं ये भी अभी मुस्लिम्स हैं, ये भी काफ़ी जो मैग्नीट्यूड में अब सीरिया में जाके लड़ रहे हैं आईएसआईएस के लिए। तो अब बात ये है कि देखिए अब वहाँ पे आपको पता है कि आईएसआईएस तो युद्ध ऑलमोस्ट हारने ही वाला है। मोसूल है उसके पास में, मोसूल सिटी जाने वाली है आईएसआईएस से, फिर एक बस राका बच जाएगी। तो वहाँ पे जो लड़ाके लड़ रहे हैं आईएसआईएस के लिए, वो वापस अपने अपने देश लौट के आएंगे। तो वहीं से एक वीडियो जारी हुई, यूइगर ने इन जो ये वहाँ पे इनके लड़ाके लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम हमारे देश चाइना में लौट के आएंगे और अलग से देश का निर्माण करेंगे जो ईस्ट तुर्किस्तान है उसके लिए, और उसके लिए हम जो ब्लड की रिवर्स बहा देंगे। इस तरह की जो वीडियो, आधे घंटे की वीडियो सामने आई है। तो बात यह है कि इसीलिए दो तीन चीज़ें थी, इसलिए अब चाइना है वो भी सीरियस दिख रहा है। उन्हें भी लगता है कि देखिए जो अफगानिस्तान में थ्रेट है, आईएसआईएस आ सकता है, उसका साफ साफ फर्क पड़ेगा हमारे रीजन की स्टेबिलिटी पर। इसीलिए चाइना तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए सेम बात है, काफ़ी सालों से चाइना ने इस प्रकार की संभावना पैदा की थी कि जो यूइगर जो सेपरेटिस्ट है वहाँ पे चाइना में, उनका संबंध हो सकता है ग्लोबल जिहादिस्ट से। और अफगानिस्तान में अगर किसी तरह की इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट चाइना में भी देखने को मिलेगा। अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो सेम चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करी। और डोनाल्ड ट्रंप वो तो अब आगे जारी रखेंगे नहीं, इस प्रकार के उन्होंने संकेत दिए, और उन्होंने अभी तक फिलहाल तो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में कब तक वो अपनी सेना वहाँ पे रखेंगे। उनकी सेना अभी सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है अफगान सोल्जर्स को। लेकिन अब बात ये उठती है कि देखिए काफ़ी डाइवर्जेंसेस हैं। मतलब हालांकि देखिए चाइना ने एक अच्छा शुरुआत करी है कि बातचीत करने के लिए, लेकिन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो इस मुद्दे से अभी अति उत्साहित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पास्ट में चाइना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि चाइना ने जो है ना अपना रुख सही ढंग से नहीं दिखाया। चाइना हमेशा से, अभी भी देख लीजिए, अच्छे तालिबान और बेकार तालिबान में चाइना अभी एक प्रकार से डिफ्रेंशिएट करता है। चाइना कहता है कि दो तरह के तालिबान है, एक तरह का तालिबान वो है जो अच्छा नहीं है, और दूसरे तरह का तालिबान है जिससे बातचीत की जा सकती है अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए। सेम जो चीज़ वो पाकिस्तान करता है, वो पाकिस्तान की भाषा ही चाइना बोलता है। हमारे लिए भारत का रुख हमेशा से यह है कि आतंकवाद आतंकवाद है, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, जो आतंकवाद फैलाते हैं वो बुरे हैं। इंडिया का रुख हमेशा से ये है कि टेररिज्म इज़ बैड। और इंडिया ने एक कन्वेंशन भी लाई थी 1996 में, आपको याद होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म 1996 में। तो अभी तक देखिए उस पर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि टेररिज्म की डेफिनेशन पर ही विवाद है। एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए हीरो बन जाता है। कुछ देश जो है पाकिस्तान जैसे, वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, अपना नेशनल पॉलिसी का टूल मानते हैं। तो हमारे जयशंकर ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी सेम बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए चाइना एक तालिबान के मुद्दे पर डिफ्रेंशिएट करता है, दूसरा जो अगर सही में सीरियस होता अगर चाइना काउंटर टेररिज्म को लेके, तो मसूद अजहर जो कि एक सो कॉल्ड आतंकवादी है, जिन्होंने, ये तो सबको पता है कि आतंकवादी हैं, क्योंकि 1999 का जो हमारा वो हुआ था, विमान अपहरण हुआ था, तो उसमें इनकी भागीदारी थी। मतलब इनको छुड़वाया गया था उस टाइम पर, और उसके बाद से ये इन्होंने काफ़ी अटैक्स करवाए, और इवन शायद पार्लियामेंट पे अटैक शायद इन्होंने करवाया था। खैर इस तरह की बातें ज़रूरी नहीं है। तो अब बात यह है कि देखिए चाइना है वो, इंडिया को लगता है कि चाइना सीरियस नहीं है, सिर्फ एक अपने अपने फ़ायदे के लिए ये बातचीत स्टार्ट करी। अगर चाइना सीरियस होता तो इन पे ब्लॉकेड लगवाता, या फिर तालिबान की सही तरह से डेफिनेशन लेता, डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो वही बात है। और यह भी कह पाना मुश्किल है कि देखिए अब चाइना क्या बातचीत को सही ढंग से भारत से बातचीत करने, मतलब अच्छे से कोऑपरेट करेगा टेररिज्म से रिलेटेड? क्योंकि अगर चाइना अच्छे से कोऑपरेट करता है भारत से टेररिज्म से रिलेटेड, तो पाकिस्तान इससे नाराज हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही उठता है
कि क्या इस मुद्दे पर जो चाइना, जो सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान को यूं कहता है कि हमारा ऑल वेदर्ड फ्रेंड है, सभी मौसम का, सभी क्लाइमेट का हमारा फ्रेंड है, और जो ये कहते हैं आपस में कि हमारी दोस्ती शहद से भी मीठी है, माउंट टेस्ट से ऊंची है हमारी दोस्ती, इस तरह की ये बातें करते हैं, क्या उस मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान को नाराज कर पाएगा चाइना? तो इंडिया को इसमें एक प्रकार से लगता नहीं है, इंडिया को लगता है कि चाइना सिर्फ बात कर रहा है और इंडिया चाइना को कभी नाराज नहीं करेगा टेररिज्म के मुद्दे पर, और चाइना की ही सपोर्ट लेगा आखिरकार। इसलिए ये 3-4 जो चीजें हैं, इंडिया को यूं लगता है कि चाइना सीरियस नहीं है। अब वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए अब कंसर्न्स तो हैं ही, क्योंकि नाटो की फोर्सेज हैं वो जाने वाली हैं अफगानिस्तान से। 2014 में घोषणा हुई थी, लेकिन अभी फिर कुछ रुकी हुई हैं ट्रेनिंग देने के लिए। रोड टू स्टेबिलिटी जो है आखिरकार अफगानिस्तान में, यानी अफगानिस्तान में अगर आपको स्थिरता पैदा करनी है, स्टेबिलिटी इस्टाब्लिश करनी है, तो पाकिस्तान ही एक रास्ता है। रावलपिंडी जब तक सहयोग नहीं करेगा तो अफगानिस्तान में तब तक स्टेबिलिटी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि तालिबान को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान वाले, और तालिबान आतंकवाद फैलाता है अफगानिस्तान के अंदर में। तो पाकिस्तान का जो सपोर्ट है काफ़ी ज़रूरी है अगर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करनी है तो। बस यही है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अब अगला हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यह आर्टिकल है हमारा जुडिशरी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स टाइम्स का यह आर्टिकल है। देखिए अगर थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दूं, तो बैकग्राउंड में हम ये पाएंगे कि, एक सेकेंड बैकग्राउंड देता हूं आपको। बैकग्राउंड में देखिए एक चीज़ सामने आती है कि पहले जो जजेस से रिलेटेड, जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है, किस प्रकार से कोलिजियम की शुरुआत हुई। तो देखिए अगर आपको इसके बारे में बताऊं, तो पहले जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा में होती थी, यानी सरकार के द्वारा होती थी 1982 से पहले। और आरोप ये लगे थे कि 1973 में जब 1973 में भी और बाद में भी जब इमरजेंसी लगी थी, तो जो पहले ये सिस्टम था, देखिए जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती थी वो सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने कुछ जजेस को उस टाइम पे जो उनकी सीनियरिटी थी वो सप्रेस करके किसी और को ऑर्डर से ना होकर किसी और को बनाया था जो चीफ जस्टिस था। और जबकि आरोप यह लगा था कि जिस जज को बनाया था वो फेवर करते थे इंदिरा गांधी की। तो बाद में 1982 में आखिरकार एक नई शुरुआत हुई, एग्जीक्यूटिव ना करके कंपलसरी कर दिया गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी जो कॉन्क्रेंस है, यानी उनकी सहमति लेना जरूरी है अगर जजेस को अपॉइंट करना है। तो बाद में देखिए 1982 के बाद में जो सेकंड जज केस, थर्ड जज केस भी सामने आया। 1982 में तो देखिए ये मामला सामने आया था कि सिर्फ चीफ जस्टिस की सहमति लेना जरूरी है, लेकिन बाद में यह भी हुआ कि सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, और दो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी सहमति, यानी 3 जजेस की बेंच है वो डिसाइड करेगी कि किन किन को जज अपॉइंट करना है। बाद में 1998 में फाइनली यह कहा गया था कि 5 जजों का कोलिजियम होगा, कि एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, यह मिलके एक प्रकार से जजेस की नियुक्ति करेंगे। और पहले देखिए 1982 से पहले एग्जीक्यूटिव करते थे, लेकिन 1982 से लेके 98 तक यह सिस्टम इवॉल्व होता रहा। आखिरकार 98 में ऐसा सिस्टम अभी तक जो चल रहा है वो ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो मिलके नियुक्ति करते हैं जजेस की। अब इस सिस्टम पे, कोलिजियम सिस्टम पर काफ़ी आरोप लगते हैं, कहते हैं कि भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है ये सिस्टम, और जो नियुक्ति है वो अच्छे से नहीं होती, सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, और काफ़ी एक प्रकार से सीक्रेसी है, भ्रष्टाचार होता है इस पूरे सिस्टम में। तो केंद्र सरकार ने लाया, यूपीए की सरकार ने NJEC, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इस प्रकार का सिस्टम बनाया था। तो उसमें 3 मेंबर्स होते थे जुडिशरी के, 2 मेंबर्स एमिनेंट जूरिस्ट प्लस में 1 लॉ मिनिस्टर। लेकिन यह सिस्टम आखिरकार निरस्त कर दिया, यह कानून पास कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो गई थी, लेकिन इसे इनवैलिडेट करार दे दिया जुडिशरी ने 2015 में, और कहा कि देखिए यह बिल्कुल सही नहीं है, यह जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ में है। तो बात यह है कि देखिए अब क्या सिस्टम हो, यह जब सिस्टम को निरस्त किया गया तो हुआ क्या, तो जुडिशरी ने यूं कहा था कि हम मानते हैं कि हमारे कोलिजियम सिस्टम में है वो काफ़ी कमियां हैं, तो इस कमियों को सुधारने के लिए आप एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो दीजिए, हमें सजेशंस दीजिए किस प्रकार से हम इस कोलिजियम सिस्टम को सुधार सकते हैं। हुआ, और बाद में ये हुआ था कि देखिए अपॉइंटमेंट थी वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही थी, यानी डिले हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइल्स क्लियर नहीं कर रही थी। तो जुडिशरी ने यह भी जुडिशरी ने यह भी आरोप लगाया था कि देखिए जो आप अपॉइंटमेंट के लिए अपनी जो है सहमति नहीं दे रहे, और काफ़ी जो जजेस की वैकेंसी है काफ़ी खाली हैं। तो बाद में देखिए अब एक तरह से अपना एक व्यू दे रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले इस पूरे आर्टिकल में, किस प्रकार से जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं काफ़ी इस तरह के सजेशंस हमने पहले पढ़े थे, अगर आप आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे तो हमने यह भी, कई लोगों ने सजेशन ऐसा दिया था
कि एक सेक्रेटरीट की स्थापना होनी चाहिए, एक जो जजेस रिटायर हो चुके हैं उनके द्वारा एक कमेटी सेक्रेटरीट का गठन होना चाहिए ताकि वो स्क्रीन आउट करें पहले कि कौन कौन से जजेस हैं वो लाइन में हैं, और इवन इंटरव्यू भी होना चाहिए दूसरे देशों की तरह। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो अब ये आता है कि देखिए जो आखिर में जो ये सॉल्यूशन देते हैं, ये किस तरह का सॉल्यूशन देते हैं जो इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले। पहले तो इन्होंने बैकग्राउंड दिया सारा का सारा। बैकग्राउंड में ये कहते हैं कि जो जस्टिस चलेस्मरा है, इन्होंने अभी जो कोलिजियम है, सिस्टम है 5 जजेस का, 4 सीनियर मोस्ट, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना डिसेंट प्रकट किया। और पहले भी इन्होंने कहा था कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कोलिजियम के खुद के जज ये कह रहे हैं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी इन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करी कि जस्टिस मंजुला चेल्लूर, ये हाई कोर्ट के जजेस जिनको एलिविएट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, इनके एक्सक्लूजन का विरोध किया। और जस्टिस चलमेश्वर ने कहा कि देखिए इनको भी शामिल किया जाना चाहिए था, इनको भी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, और ऐसा इन्होंने कहा कि। और तब से देखिए अब वही सेम बैकग्राउंड कि जब से ये NJEC निरस्त किया है, इनवैलिडेट किया है, तब से डिले चल रहा है अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ किया गया है, और वो सारा यानी काम ठप पड़ गया है जुडिशरी से रिलेटेड। गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और अभी समझने की जरूरत है कि आखिरकार सिस्टम में जो फ्लॉ है वो है कहाँ। देखिए जो गवर्नमेंट है, बाद में गवर्नमेंट ने, हमने ये डिस्कस किया कि NJC लेकर आई, लेकिन उसमें भी उसको निरस्त कर दिया गया, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की कमी थी, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया। अब इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले एक ये सुझाव दे रहे हैं कि जो जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए। चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नॉमिनेट कर सकते हैं जज को, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन 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 बाद में ऐसा हो कि ये नॉमिनेट करे तो ये फाइनल ना हो, वो कंडीशनल हो कि राज्यसभा की एक कमेटी उस पर मुहर लगाए, तब तक वो जज की तौर पे काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये सॉल्यूशन ये देते हैं कि यूएस की तरह, यूएस में आमतौर पे ऐसा होता है कि वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है जजेस की नियुक्ति करते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में भी होना चाहिए कि चीफ लॉ ऑफिसर और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट कर सकें जजेस को, लेकिन जब तक कि राज्यसभा की एक कमेटी इन पर मोहर नहीं लगाती तब तक वो जज के तौर पे अपना पद ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। यूएस में फिलहाल ऐसा सिस्टम होता है, और एक अच्छा मॉडल ये है। और अगर ऐसा होगा तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में, और एक प्रकार से जो पार्टीशनशिप है, जो फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद है, वो दूर होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था इससे रिलेटेड। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही, और कल संडे है, संडे को कल हमारी रिवीजन वीडियो नहीं आएगी। मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि 2-3 हफ्तों के लिए जो है रिवीजन वीडियो और जो न्यूज़ डिस्कशन है वो कोई और डिस्कस करेंगे। तो रिवीजन वीडियो हम बाद में एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। कल संडे है, संडे एंजॉय कीजिए, और जो आपकी न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो है वो आएगी। और कुछ लोगों का देखिए ये डाउट था कि जो न्यूज़ डिस्कशन की है वो टाइम लिमिट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए मैंने उनसे अनुरोध किया था, जो न्यूज़ डिस्कशन कर रहे हैं आजकल, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप साइंस एंड टेक पूरा रिवाइज करवा दीजिए। अगर साइंस एंड टेक के बाद में अगर कुछ और भी कर सकते हैं तो इन्वायरमेंट वगैरह या फिर जो भी कुछ होगा वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसीलिए वो कई बार जो है लिमिट है वो न्यूज़ डिस्कशन वीडियो की ज़्यादा हो जाती है। तो अगर जिसको नहीं लगता कि साइंस एंड टेक उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो अगर जिनको नहीं लगता वो गलत ही है, क्योंकि साइंस एंड टेक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि या तो न्यूज़ देख लें, जो भी न्यूज़ है, साइंस एंड टेक को बाद में देख लें, इस प्रकार से जैसा भी आपको ठीक लगे। तो कल संडे है, संडे एंजॉय कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।